तो आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम रामशरण सर का या आर.एस. शर्मा सर का जो है हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, प्राचीन भारत। ठीक है, तो उसका हमने पहले देखा था। आज हम देखेंगे मौर्य वंश के बारे में कंप्लीटली। आप लोगों का जितना भी, मुझे लगता है जहाँ तक आपका जितना भी क्वेश्चन होगा मौर्य वंश से रिलेटेड, तो इससे आपको जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं मौर्य वंश क्या है। कि ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य वंश को कहा गया है कि ये लोग शूद्र थे। जैन या बौद्ध साहित्य के हिसाब से कहा गया कि ये लोग क्षत्रिय थे। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में कहा गया कि ये जो है निम्न वर्गीय थे, वृषल जाति के थे। और रोमिला थापर ने कहा है कि ये वैश्य के थे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मत किस में आया है, तो क्षत्रिय में आया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके पहले ही हो गए, ठीक है, इसके संस्थापक, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका कार्यकाल कितना है, तो 322 से 298 ईसा पूर्व। चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है 1000 कासार्पण में खरीदा था। इसकी शिक्षा हुई थी तक्षशिला में। यूनानी इतिहासकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहते थे। ठीक है, विलियम जोन्स बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है सेंड्रोकोटस। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ इनका जो है विवाद हो जाता है। स्ट्रैबो और एपियानस विवाद एवं संधि की जानकारी देते। कौन जानकारी देता है, तो स्ट्रैबो और एपिनास इतिहासकार है, ये जो है इस संधि और इस विवाद की जानकारी देते हैं। अब देखते हैं, निकेटर ने एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया, पिरिपनिसडाई के क्षेत्र में चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे। ऐसा है कि उसके अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार, कि निकेटर ने जो है एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया और पेरोपनिसडाई के क्षेत्र को जो है चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे। तो ये सेल्यूकस निकेटर ने ऐसा किया था। निकेटर क्यों अपना बेटी का जो है, निकेटर क्योंकि अपना बेटी को भी वो उससे शादी करना चाहता, तो दामाद बनाना चाहता था। ठीक है, तो हेलेना की शादी कर देता है, हेलेना या हेलन, ठीक है, इसका जो है चंद्रगुप्त से शादी करवा देता है। और अपना दूध मेघासनित जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। मेघासनित की बात करें तो इनकी पुस्तक है फेमस इंडिका। ठीक है, अगर एरियन की बात करें तो एरियन की पुस्तक आपका इंडिका। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, एरियन की भी पुस्तक इंडिका है, क्योंकि इसको कंप्लीट किया था एरियन ने। ठीक है, तो मेगास्थनीज की अगर आपका ऑप्शन में मान लिया जाए मेगास्थनीज ना रहे इंडिका के बारे में, एरियन रहे, तो भी वो सही माना जाएगा। पिलनी क्या है, तो नेचुरल हिस्टोरिका और नेचुरल हिस्ट्री पिलनी। ठीक है, ये पिलनी का है। टॉलमी की पुस्तक का क्या नाम है, ज्योग्राफी। और अज्ञात एक लेखक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो है भारतीय बंदरगाह की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वो निकेटर को जो है 500 हाथी दिया था। और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो है श्रवण बेलगोला में संथारा या संलेखना विधि द्वारा जो है अपना शरीर या प्राण का त्याग दिए थे। अब उसका बेटा बिंदुसार का कार्यकाल कितना रहा, तो 298 से लेकर 213 बीसी तक जो है बिंदुसार का कार्यकाल रहा। बिंदुसार का कार्यकाल 298 से लेकर 213 बीसी तक था। ठीक है, बिंदुसार का। अब यूनानी इतिहासकार ने इसे क्या कहा है, तो अमित्रोचेडस या अमित्रोकेडस। ठीक है, ये अमित्र घात कहा यूनानी इतिहासकार ने इसे। लेकिन तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ जो है इनको महान शासक बताते हैं। तारानाथ के हिसाब से ये हो गया कि दक्षिण भारत पे अभियान किया था किसने, तो बिंदुसार ने। मौर्य वंश का कौन शासक था सबसे पहला, तो बिंदुसार जो है दक्षिण भारत पे अभियान किया था। और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यूनानी इतिहासकार अगर एथेनियन के हिसाब से बात करें तो यूनान के शासक से इसने कहा है कि मीठी शराब, अंजीर, सूखे मेवे, दार्शनिक ये सब मंगवाए थे। ठीक है, एथेनियस ने ये बात कही है कि बिंदुसार ने जो है यूनान का जो शासक थे उससे क्या मंगाया था, तो मीठी शराब, सूखे मेवे और दार्शनिक मंगवाए थे। तो यूनानी शासक क्या करता है कि मीठी शराब और सूखे मेवे तो भेज देता है, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजता है। अब इनका जो बेटा हो गया बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, तो ये 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार का कार्यकाल यहाँ पे कितना था, 298 से 273 ईसा पूर्व है। ठीक है, अब इसका बेटा आता है तो बेटा का कार्य कितना रहता है, शासन, तो 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व। इसका राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त और अशोक का सब कुछ याद करना बहुत ही जरूरी है, खासकर राज्याभिषेक कब हुआ था, कौन सी लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये सब चीज। तो राज्याभिषेक इसका होता है 269 ईसा पूर्व में। अशोक जो है अपना भाई के साथ
4 वर्ष तक उत्तराधिकारी के लिए क्या करता है, स्ट्रगल करता है, संघर्ष चलता है इन लोगों का, ठीक है, लड़ाई चलता है। इसकी माता कौन थी, तो इसकी माता थी भीमा या सुभद्रांगी। अब पत्नी कौन थी, तो पत्नी इनकी पहली थी देवी, जिसका पुत्र है महेंद्र, पुत्री है संघमित्रा। और ये महेंद्र और संघमित्रा जो है, इन्होंने ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया। दूसरी पत्नी थी कारुवकी या कोरुवकी, ठीक है, और इसी का पुत्र है तीबर। और रानी के अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। रानी का अभिलेख, ठीक है, अशोक का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जिसे कहते हैं प्रयाग में, तो उसमें जो है कारुवकी और तीबर का जो है अभिलेख मिलता है। अब तीसरी पत्नी थी कौन, तो पद्मावती, और उनका बेटा था कुणाल, ठीक है। चौथी पत्नी कौन थी, तो तिस्रक्षा। तो ये क्या की थी कि ये बहुत ही बदमाश थी और ये कुणाल की आंखें फुड़वा देती है। तो अशोक क्या करता है कि तिस्रक्षा को जिंदा जलवा देता है। अब अपने शासनकाल की बात करें तो अशोक जो है 8वें वर्ष में, अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जो है कलिंग का राजा नंदराज था। ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसके हिसाब से बताया गया है कलिंग का राजा नंदराज था। और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग को जो है युद्धबंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अगर बात करें तो अशोक ने युद्ध नीति, युद्ध घोष के स्थान पे क्या कर दिया, धम्म नीति, धम्म घोष को अपनाया। अब अशोक का धर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो कलहन की राज तरंगनी के हिसाब से कहता है कि अशोक जो है सबसे पहले शिव के भक्त थे, ठीक है। और कलहन किसके दरबार में रहते थे, तो जय सिंह और हर्ष के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो ये कहते हैं, इनके राज तरंगनी के हिसाब से कहते हैं कि भगवान शिव के भक्त था कौन, अशोक। तो अशोक ने क्या किया था कि श्रीनगर शहर बसाया था और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी कलहन के हिसाब से। अशोक ने नेपाल में जो है ललित पाटन एवं उसकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया था। नेपाल में ललित पाटन शहर जो है अशोक ने बसाया था और उसकी पुत्री चारुमती ने जो है देवी पाटन शहर बसाया था। अब देखते हैं दीप वंश एवं महावंश के अनुसार जो है सुसीम का पुत्र था निर्ग्रोथ, वो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ठीक है। सुसीम का जो बेटा था निर्ग्रोथ, वही अशोक को जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, वही जो है दीक्षा दिलवाया था। अशोक मोगलीपुत्तिस के कारण बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। अशोक किससे, तो उसके मोगलीपुत्तिस के कारण जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। दीप वंश व महावंश, ये सिंहल साहित्य में है कि दीप वंश और महावंश कहाँ दिया हुआ है, तो सिंहल साहित्य में। दिव्य बदान, ये पुस्तक है जिसमें चीनी यात्री हेन सांग के हिसाब से था कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इट्स इंपॉर्टेंट कि अशोक को जो है बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, तो उपगुप्त ने किया था। ये किसने कहा है, तो दिव्य बदान पुस्तक है हेन सांग के, चीनी यात्री हेन सांग के हिसाब से। अब अशोक अपना जो है 10वां वर्ष में बोध गया और 20वां वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो इसमें 3 याद रखने का है कि अशोक जो है अपना 8वां वर्ष में कलिंग का युद्ध करता है, फिर 10वां वर्ष में वो बोध गया जाता है और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है। भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने की जानकारी आपको मिलती है, भाब्रू अभिलेख से। अब अशोक का धम्म देख लेते। इसमें क्या था कि अशोक की आचार संहिता थी, इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था। अशोक का धम्म में उसके माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार, सबका कल्याण जैसी शिक्षाएं हैं। अशोक ने धम्म यात्राओं का जो है आयोजन करवाया था, इसमें स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी, ठीक है। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अभिलेख लिखवाए और धम्म महामात्य की नियुक्ति की थी। तो अब अशोक के लेख को देख लेते हैं। लेख आपका 3 तरीके का था, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख बात करें तो 2 है, बृहत और लघु लेख, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्तंभ लेख, तो ये भी 2 है, बृहत और लघु। गुहा लेख मतलब बस एक ही है। अब बृहत शिलालेख के बारे में जानते हैं। तो बृहत शिलालेख की संख्या है 14 और 8 स्थानों से प्राप्त होती है, ठीक है। पहला है सहवाजगढ़ी, दूसरा मानसेरा, ये सब आपका पाकिस्तान में, पेशावर में। फिर आपका कलसी उत्तराखंड में, उसके बाद जूनागढ़ गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, धौली और जौगढ़ या जौगढ़ ये उड़ीसा में, धौली और जौगढ़ या जौगढ़ उड़ीसा में। वहीं आंध्रा में आपका है एरईगुड़ी, ठीक है। ये बृहद शिलालेख हो गया। अब पृथक कलिंग प्रज्ञापन, ये क्या है, तो अशोक जो है 13वां, अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है। 261 ईसा पूर्व में हुआ था ना कलिंग की लड़ाई। तो लेकिन धौली और जौगढ़ में, ठीक है, धौली और जौगढ़ में जो समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताता है। तो धौली और जौगढ़ हमने कहाँ देखा, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा वाला जो धौली और जौगढ़ है उसमें बताता है कि समस्त प्रजा जो है मेरी संतान के समान है। अब लघु शिलालेख की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत जानकारी मिलती है लघु शिलालेख में। मास्की, गुर्जला,
गुर्जरा, उदयगोलम और नेट्टूर, ये 4 ही शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और नेट्टूर में जो है अशोक का नाम आपको अशोक ही लिखा हुआ मिलता है। बाकी अदर जितने भी अभिलेख हैं उसमें अशोक को जो है देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख मिलता है, उसी का नाम था। अब 5वां नंबर पे देखते जो है आपका भाबरू अभिलेख। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं कि बृहत स्तंभ लेख। ठीक है, बृहत स्तंभ लेख की बात करें तो अभिलेख की संख्या है 7 और ये जो है 6 स्थानों से प्राप्त हुई। बृहत स्तंभ लेख कितने हैं तो 7 है और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुई है। अब प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानते हैं। ये मूल रूप से आपका कौशाम्बी में था। ठीक है, अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित करवाया था। ये कौशाम्बी में था लेकिन अकबर जो है इसको प्रयाग में स्थापित करवाया था। तो इसमें कितने हैं तो 6 अभिलेख हैं। ठीक है, आपको किसका किसका मिल जाता है इसमें प्रयाग प्रशस्ति में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी का अभिलेख भी आपको इसी में मिलता है जिसमें उनकी अशोक की रानी कारूबकी और उसका बेटा तीवर दोनों का जो है उसमें मिलता है। ठीक है, उल्लेख। और फिर समुद्रगुप्त, बीरबल, जहांगीर, ये सब अशोक का अभिलेख जो है प्रयाग प्रशस्ति वाला, उसी में आपको रानी का अभिलेख, समुद्रगुप्त के बारे में, बीरबल के बारे में और जहांगीर के बारे में जो है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टोपरा। टोपरा जो है दिल्ली में, ये टोपरा में स्थित था। टोपरा फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया था। ठीक है, टोपरा जो है आपका दिल्ली में है तो ये आपको फिरोज तुगलक जो है इसको दिल्ली में स्थापित करवाता है और इस पर पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं। एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें 7 अभिलेख मिलते हैं तो वो है टोपरा। 7वां अभिलेख में जैन धर्म एवं आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। अब तीसरा है मेरठ दिल्ली अभिलेख। तो मूल रूप से वो मेरठ में था लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है इसको दिल्ली में स्थापित करवाता है। तो मेरठ दिल्ली अभिलेख 3 अभिलेख हो गए। अब चौथा नंबर पे बात करें तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों बिहार में है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। अब लघु स्तंभ लेख की बात करते हैं तो इसमें अशोक की जो है राजनीतिक घोषणाएं मिलती है। पहला कौन है तो रुमनदेई अभिलेख। ठीक है, इसमें क्या है तो इसमें मौर्य काल की आर्थिक नीति यानी राजस्व नीति की जानकारी आपको मिलती है नेपाल के रुमनदेई अभिलेख में। इसमें अशोक ने बताया है कि भू राजस्व घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सारनाथ अभिलेख और सांची अभिलेख। तो इस अभिलेख में अगर हम बात करें तो अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है और कहता है कि जेल रहने लायक स्थान नहीं है एवं कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, ये कहता है सारनाथ अभिलेख और सांची अभिलेख में कि जेल रहने लायक स्थान नहीं है एवं कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दोनों में जो है जो बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है और ये बात लिखा गया है। कहाँ कहाँ तो सारनाथ और सांची में। ठीक है, अब गुहा लेख देखते हैं तो अशोक ने कर्ण चोपड़ एवं सुदामा आजीवक साधुओं हेतु विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने जो है कर्ण, चोपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी नाम का जो गुफा का निर्माण करवाया था। किसके लिए तो आजीवक साधु के लिए। अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत भाषा यानी प्रादेशिक और स्थानीय में लिखे गए हैं। अगर अशोक के अभिलेख की लिपियों की बात करें तो एक ब्राह्मी है, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा अरमाइक और चौथा है ग्रीक या यूनानी। 1750 में जो है टिफेनथैलर जो है अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी तो 1750 में टिफेनथैलर ने की थी। इसको पढ़ा किसने था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। एक अभिलेख है सरकुना, ये आपका कांधार अभिलेख है अफगानिस्तान में, सर एक कुना। ठीक है, और ये जो है अशोक का द्विभाषीय अभिलेख है ग्रीक व अरमाइक में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि द्विभाषीय अभिलेख अशोक का कौन है तो वो हो गया सरकुना जो कंधार अभिलेख है। कौन कौन सा लिपि में है तो ग्रीक और अरमाइक। तो DR भंडारकर ने जो है अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। उसके अभिलेखों को आधार बनाकर इतिहास लिखने वाले हैं DR भंडारकर। ठीक है, अब मौर्यकालीन कला की बात करें तो ये 2 तरीके के होते थे, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में आपका महल हो गया, स्तूप हो गया, स्तंभ हो गए और गुफा, 4 तरीके के हो गए राजकीय कला, महल, स्तूप, स्तंभ और गुफा। अब महल के बारे में जानते हैं, महल या भवन। तो बुलंदी बाग से लकड़ी के महलों का जो है साक्ष्य मिलता है। कुम्हरार से, पटना के कुम्हरार से जो है राजप्रसाद का साक्ष्य मिलता है, रॉयल पैलेस था। मेघास्थनी एवं स्ट्रैबो क्या बोला है पाटलिपुत्र के महलों और नगर नियोजन का जो है ना, नगर जो सिटी प्लानिंग था उसका प्रशंसा करता है। कौन? मेघास्थनी तो करता है, ये स्ट्रैबो भी करता है।
एरियन क्या है कि पाटलिपुत्र के महलों को, ये क्वेश्चन आता है कि किसने सूसा एवं एकबेतना के महलों से अधिक सुंदर बताया है पाटलिपुत्र के महलों को, तो एरियन ने बताया था। ठीक है, एरियन ने पाटलिपुत्र के महलों को सूसा एवं एकबेतना के महलों से अधिक सुंदर बताया है। फायान बात करें जो चीनी यात्री हैं, उनके हिसाब से ऐसे महलों का निर्माण केवल देवता या दानव कर सकते। ये बात फायान ने कहा था कि पाटलिपुत्र के जैसे महल हैं, इसका निर्माण या तो केवल देवता कर सकते हैं या दानव कर सकते हैं। दूसरा हो गया स्तूप। स्तूप क्या है कि बौद्ध साहित्य के हिसाब से बताया जाता है कि अशोक ने जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। पहला है पिपरहवा स्तूप, जो सबसे पुराना स्तूप है वो है पिपरहवा स्तूप जो यूपी में है। दूसरा हो गया सारनाथ स्तूप। तीसरा हो गया सांची स्तूप, ठीक है, जो एमपी में है। इसका तोरण जो है सुंदर है, सबसे सुंदर तोरण जो है सांची स्तूप का है। ठीक है, चौथा में बात करें तो आपका हो जाता है धर्मराजिका स्तूप, फिर तक्षशिला, फिर सारनाथ, ये सब जो है स्तूप हो गया। ठीक है, अब ये चारों मौर्यकालीन स्तूप है। कौन मौर्यकालीन? ये चारों हो गए। ठीक है, पिपरहवा, सारनाथ, सांची, धर्मराजिका स्तूप, जिसमें तक्षशिला और सारनाथ का भी नाम आता है। चलिए अब हम देखते हैं स्तूप क्या होता है। तो स्तूप का अर्थ ही होता है ढेर। तो स्तूप का पहला उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है और ये 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, पारिभौतिक, उद्देशिका और पूजार्थक। ठीक है, शारीरिक स्तूप क्या होता है? तो इसमें जो भगवान बुद्ध के शरीर का जो अवशेष होता है उसको रखा जाता है। ठीक है, इसको शारीरिक स्तूप कहते हैं। इसको धातु मंजूषा में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दांत और हड्डी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि दांत हो, हड्डी हो, तो इसमें रखा जाएगा तो कहला जाएगा शारीरिक स्तूप, यानी भगवान बुद्ध के शरीर का अवशेष है उस स्तूप में, तो शारीरिक स्तूप हो गया। संख्या कितनी है? तो 8+1 है। अच्छा, अब पारिभौतिक स्तूप क्या होता है कि भगवान से संबंधित जो भी भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं होगा, जो भगवान बुद्ध यूज करते थे जो वस्तु, जैसे बुद्ध का भिक्षा पात्र हो गए, जूते हो गए, तो ये आपका कहला जाएगा पारिभौतिक स्तूप। तीसरा है उद्देशिका स्तूप। इसमें क्या है कि भगवान से संबंधित स्थान या प्रतीक, ठीक है, ये हो गया आपका उद्देशिका स्तूप। पूजार्थक स्तूप क्या है? चौथा नंबर की आस्था के केंद्र के रूप में जो है स्तूप बनाया जाता है, उसको पूजार्थक स्तूप कहते हैं। अब देखिए ये फोटो है आपका, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हो गया ये हो गया छत्र, फिर इसके जो इधर हो गया नीचे साइड इसको हर्मिका कहते हैं, ये अंड कहलाएगा, ये मेधी हो गया। वहीं लेफ्ट साइड जो है यष्टि हो गई, सोपान हो गया, और ये वेदिका हो गया, जो चारों तरफ जो घूम के जिसमें क्या बोलते हैं परिक्रमा करते हैं, तो ये वेदिका होता है। ठीक है, और ये सबसे आगे वाला तोरण द्वार हो गया, आप देख सकते हैं। अब अमरावती स्तूप के बारे में बात करते हैं, तो ये सफेद संगमरमर से निर्मित है और इसका निर्माण व्यापार संघ श्रेणियों के प्रमुखों ने करवाया था, और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का अमरावती स्तूप जो है आपका सफेद संगमरमर से बना हुआ है, और इसका निर्माण किसने कराया था? तो व्यापार संघ या श्रेणियों के प्रमुख ने करवाया था, और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, अब धमेक स्तूप की बात करें तो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये गुप्त कालीन का है, और इसकी स्थिति कहाँ है? तो सारनाथ में ये धमेक स्तूप, और ये साधारण एवं ईंटों से निर्मित है। ये काफी सिंपल है और ईंटों से बना हुआ धमेक स्तूप। भरहुत स्तूप की बात करें तो ये आपका एमपी में है। ठीक है, अब स्तंभ को देखते हैं। सारनाथ स्तंभ में 4 सिर मिलते, 4 सिर मिलने वाला कौन सा स्तंभ हो गया? सारनाथ स्तंभ हो गया। अब सारनाथ स्तंभ की बात करें तो भारत का ये राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इसके फलक पे अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं, जैसे हाथी, सांड, घोड़ा, शेर, ये सब, और इस पर जो है 32 तीलियों वाला अशोक चक्र मिलता है। इसी से जो है राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां ली गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको 32 तीली है। तो अब देखिए यहाँ पे फोटो है, ये रहा, यहाँ पे शेर या कोई भी पशु का जो आकृति रहता है, हाथी, सांड, घोड़ा, शेर, ये सब बुद्ध भगवान का जो है क्या बोलते हैं बुद्ध भगवान के प्रतीक के रूप में। ठीक है, ये हो गया, तो पशु आकृति हो गए, और ये हो गया फलक, फिर उसके नीचे जो बना हुआ है कमल, और ये लंबा वाला जो स्तंभ है उसको यष्टि कहते हैं, और वही यहाँ से जो कमल का जो नीचे निकला हुआ वो आबामुम ही कमल। अशोक स्तंभ जो है सारनाथ संग्रहालय में। ठीक है, कहाँ पे है? तो सारनाथ का म्यूजियम में है अशोक स्तंभ। सांची स्तंभ में आपका 4 शेर है। सांची स्तंभ में 4 शेर का फोटो मतलब मूर्ति है। रुमनदेई में क्या है? घोड़ा है। रुमनदेई नेपाल वाले में घोड़ा है ऊपर में। ठीक है, रामपुरवा में क्या है? तो ऊपर में बैल है, शेर है, ये रामपुरवा में हो गया। वहीं वैशाली में 1 शेर है। संकीसा में बात करें तो हाथी है। ठीक है,
संकीसा में हाथी है। गुफाएं अब देखते हैं। तो अशोक ने जो है कर्ण, चौपाड़, सुदामा और विश्व, ये झोपड़ी का निर्माण करवाया था। कौन कौन सा? कर्ण, चौपाड़, सुदामा और विश्व और झोपड़ी का निर्माण करवाया था। और उसका जो पोता था दशरथ, उसने क्या किया था? गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक के स्तंभ को जो है डेरियस के स्तंभों की नकल मानते हैं कुछ, ठीक है। तो जबकि अशोक के स्तंभ जो है डेरियस के स्तंभ की नकल नहीं है, क्योंकि ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अशोक और डेरियस का देखते हैं। इधर अशोक का बना हुआ अशोक का स्तंभ और इधर डेरियस का बना हुआ है। अशोक में क्या था कि एकात्मक पत्थर का यूज किया गया था, और डेरियस में क्या है कि अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। दूसरा जो अंतर है कि स्वतंत्र था, अशोक का जो स्तंभ है वो स्वतंत्र था, और डेरियस का है महल के हिस्से थे। तीसरा हो गया कि अवानमुखी कमल था, और इसमें सीधा कमल था डेरियस वाले में। अशोक वाले में पशु आकृति थी और डेरियस वाले में मानव आकृति थी। अशोक वाले में स्तंभ सपाट है और डेरियस वाले में स्तंभ जो है नालीदार है। अशोक वाले में लेख युक्त है और ये लेख विहीन है। लोक कला, मौर्यकालीन समय में जो है यक्ष और यक्षिणी जो है, यक्षिणी के जो मूर्ति है वो बनना स्टार्ट हो गया था। मथुरा के पास बात करें तो परखम में एक यक्ष की मूर्ति मिली, जिसे क्या नाम दिया गया? तो मणिभद्र कहा जाता है। मथुरा के पास परखम में एक यक्ष की मूर्ति मिली, इसको जो है मणिभद्र कहा जाता है। अब पटना के दीदारगंज में भी यक्षिणी की मूर्ति मिली, जिसको क्या कहा जाता है? चामर गृहिणी या चंवर गृहिणी, ठीक है, चंवर गृहिणी जो है कहा जाता है पटना के दीदारगंज के एक यक्षिणी की मूर्ति को। धौली से पत्थर को काट कर बनाया हुआ हाथी मिलता है, ठीक है, धौली से पत्थर को काट कर बनाया हुआ आपको हाथी भी मिलता है। बुलंदी बाग से एक पहिया मिला है। अब हम देखते हैं इसका प्रशासनिक व्यवस्था। तो सम्राट बात करें तो वो राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन व्यवस्था थी, ठीक है। चाणक्य का जो है सप्ताम सिद्धांत प्रसिद्ध था इसके लिए। चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक विज्ञान का प्राचीनतम पुस्तक है। और राजा की सहायता के लिए 18 मंत्री होते थे, जिनको तीर्थ कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए जो 18 मंत्री होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। 3-4 प्रमुख मंत्री को मंत्रिण कहा जाता था। जो 3-4 इंपॉर्टेंट मंत्री होते थे उनको कहा जाता था मंत्रिण। एग्जाम्पल पे तौर पे बात करें तो पुरोहित, युवराज, सेनानी। अन्य प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में जानते, मंत्री के बारे में, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समाहर्ता, राजस्व अधिकारी को जो है समाहर्ता वहां कहा जाता था। कोषाध्यक्ष किसको कहा जाता था? सन्निधाता को कोषाध्यक्ष कहा जाता, ठीक है, कोषाध्यक्ष को उस समय सन्निधाता कहा जाता था। तीसरा हो गया कर्मांतिक, जो कल कारखानों का प्रमुख होता था उसको कर्मांतिक कहते थे। जो अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता था वो आंतवार्षिक होता था, और जो वन विभाग का प्रमुख होता था वो आटविक होता था। वहीं बात करें राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जो है द्व्यारिक होता था। पत्राचार विभाग का प्रमुख को जो है प्रशासता कहते थे, ठीक है। अब इन तीर्थों को नियंत्रण में जो है 26 विभाग होते थे, जिसके प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था। अब देखते कि मुद्रा अध्यक्ष क्या होता था? तो ये पासपोर्ट विभाग का प्रमुख होता था मुद्रा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष क्या होता था? तो मुद्रा विभाग का। देखिए मुद्रा अध्यक्ष जो है वो पासपोर्ट विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन मुद्रा विभाग का प्रमुख को कहते थे लक्षणा अध्यक्ष। ये छोटा सा माइनर यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये याद करने वाली चीज है, कॉमन लग रहा है, ठीक है। मुद्रा अध्यक्ष किसको कहें? तो पासपोर्ट विभाग के प्रमुख को। लक्षणा अध्यक्ष आपका मुद्रा विभाग के प्रमुख को। शुरा अध्यक्ष किसको कहा जाता था? तो आबकारी विभाग के प्रमुख को शुरा अध्यक्ष कहा जाता था। वहीं सुना अध्यक्ष किसको कहा जाता? तो बूचड़ खाने का जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था सुना अध्यक्ष। नमक विभाग के प्रमुख को कहा जाता था लवणा अध्यक्ष। वहीं वेश्यावृत्ति विभाग के प्रमुख को कहा जाता था गणिका अध्यक्ष। और खनिज विभाग का जो प्रमुख होता था उसको आखरा अध्यक्ष कहा जाता था। खनिज विभाग के प्रमुख को आखरा अध्यक्ष। व्यापार वाणिज्य का जो प्रमुख होता था उसको पण्याध्यक्ष कहा जाता था। जो व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख होता था वो पण्याध्यक्ष। नाप तौल विभाग का जो प्रमुख होता था वो होता था पौतवाध्यक्ष, ठीक है, नाप तौल विभाग का प्रमुख होता था वो पौतवाध्यक्ष। वहीं वन निरीक्षक का प्रमुख को कहा जाता था कुपिया अध्यक्ष। जो वन निरीक्षक के प्रमुख होते थे उनको कहा जाता था कुप्याध्यक्ष। अब प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं। तो मौर्य समाज में जो है 5 प्रांत में विभाजित था। अब प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र। तो इसका चक्र देख लेते हैं। आपके पूरब में बात करें तो कलिंग पथ यानी तोसली, पश्चिम में बात करें तो अवंती पथ यानी उज्जैन,
उत्तर में बात करें तो उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिण में बात करें तो दक्षिणापथ को तो सुवर्णगिरी, ठीक है। और वहीं बिहार का बात करें पाटलिपुत्र तो उसको प्राच्य कहा जाता था। सैन्य प्रशासन की बात करें तो मौर्य सेना जो है 6 भाग में बटी हुई थी और इसके नियंत्रण हेतु 6 समितियां भी थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। तो यानी टोटल कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा हो गया 6 विभाग। तो जल का घुड़सवारी विभाग, जल विभाग, पैदल विभाग, रथ विभाग, हाथी विभाग, रसद आपूर्ति विभाग। अब गुप्तचर व्यवस्था जो मौर्य काल का बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, गुप्तचर व्यवस्था। तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख को कहा जाता था महामात्य सर्प, ठीक है। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। और गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ठीक है। गूढ़ पुरुष गुप्तचर को कहा जाता था। ये 2 तरीके के गूढ़ पुरुष काम करते थे, संस्था और संचार। संस्था वाले जो होते थे वो एक ही जगह रह के जो है वो गुप्तचर का काम करते थे, और संचार वाले थे जो घूम घूम कर जासूसी करने वाले थे, ठीक है। संस्था वाले जो एक ही जगह रह के जासूसी करता था और संचार वाला जो घूम घूम कर जासूसी करते थे। अब न्यायिक प्रशासन की देखते तो न्यायालय 2 भाग में बटा हुआ था, दीवानी और फौजदारी। तो दीवानी में क्या होता था कि धर्मस्थीय न्यायालय होता था, ठीक है। उसमें न्यायाधीश जो होता था वो व्यवहारिक होता था। वहीं फौजदारी में हम बात करें तो कंटक शोधन न्यायालय कहते थे फौजदारी वाले में, और इसका जो ये होता था उसको प्रतिष्ठा कहते थे, जो न्यायाधीश होता था, ठीक है। रजुक क्या होता है? तो क्षेत्रीय न्यायाधीश या गणराज्य न्यायाधीश को कहा जाता था राजुक। अब सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो ये पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। 4 भाग में इसमें बटा हुआ था, क्योंकि जो है हमने देखा था कि उत्तरकालीन, ठीक है, उत्तर वैदिक जो हुआ था, उत्तर वैदिक काल, तो उसके अंतिम तक आते आते जो है 4 भाग में समाज जो है पूरे तरीके से मतलब जन्म से जो है 4 भाग में 4 जातियों में उसको बांट दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यहाँ जन्म से स्टार्ट हो जाता है। कब? उत्तर वैदिक कालीन के अंत से, ठीक है। अब जाति व्यवस्था यहाँ पे भी स्टार्ट हो ही चुकी थी। तो वर्ण संकर जो जातियां थी नगरों से बाहर रहती थी, यानी निषाद, स्वपाक, उग्र, अम्बष्ट, ये सब जो है वर्ण संकर जातियां थी, यानी 2 जातियां मिलके बनी होगी वर्ण संकर। तो इसलिए इन लोगों को जो है नगरों से बाहर रहते थे, ठीक है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में बात करें तो कुलीन महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो अनिष्कासनी कहा गया है। जो कुलीन महिलाएं होती थी चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उनको कहा जाता था अनिष्कासनी, ठीक है। विधवा विवाह का प्रचलन कम हो गया था, और ये विधवा महिलाएं जो विवाह नहीं करती थी उनको कहा जाता था छंदबासिनी, ठीक है। यानी वो विधवा महिलाएं जो पुनः विवाह नहीं करती थी उसको कहा जाता था छंदबासिनी। जो वेश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में वेश्यावृत्ति होती थी वो राज्य के नियंत्रण में होती थी। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था, और जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है। जो उसके मतलब राज्य के अंदर में नहीं होकर के वो अपना स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करती थी उसको रूपा जीवा कहा जाता था। पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी कहा जाता था। जो पुरुष मेल आर्टिस्ट होते थे उनको कहा जाता था रंगोपजीवी, डांस वांस या गाना गाते होंगे, ठीक है, कलाकार जो हो गए। एवं महिला कलाकारों को क्या कहा जाता था? रंगोपजीवनी, ठीक है। फीमेल जो आर्टिस्ट थी उनको कहा जाता था रंगोपजीवनी, और जो मेल आर्टिस्ट थे वो रंगोपजीवी। तो मेगास्थित के हिसाब से बात करें तो भारत में दास प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में लेकिन 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने युद्ध बंदियों को उत्पादन कार्यों में लगाया था। जो युद्ध के दौरान जो है बंदी बना लिए गए थे उनको क्या किया गया था? तो उत्पादन कार्यों में लगाया था, खेती वेती करवाता था, ठीक है। मेगास्थित की बात करें तो भारत में अकाल नहीं पड़ते। मेगास्थित का कहना था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। सागोरा तथा महास्थान नामक अभिलेखों से अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है, लेकिन सागोरा और महास्थान नामक जो अभिलेख है उससे जो है अकाल के राहत के कार्यों की जानकारी मिलती है, यानी होता होगा तभी अकाल राहत के बारे में सोचा गया और लिखा गया। तो मेगास्थित ने शिव को क्या कहा है? डायनोसिसस, ठीक है। शिव को डायनोसिसस कह के जो है संबोधित किया है, तथा कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज कहा मेगास्थित ने, हेराक्लीज। इसके अनुसार अगर बात करें तो भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। इसके अनुसार भारतीयों को लिखना नहीं आता था। तलाक को ये मोक्ष कहते थे, तलाक लेने को ये लोग जो है मोक्ष कहते थे। और भारतीय देवताओं की ये मूर्तियां जो है भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। उद्देव मात्रिक यानी बिना सिंचाई के साधनों के अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि को कहा जाता था उद्देव मात्रिक, है ना। यानी वहां सिंचाई करने की जरूरत नहीं थी,
बिना सिंचाई किए अच्छा फसल पैदा हो जाता था, तो उस भूमि को, उस जमीन को कहा जाता था उदेव मातृक। सीता किसको कहा जाता था? तो राजकीय जो भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था, और इसमें 1/2 टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, और इसमें जो है आधा 1/2 कर जो है टैक्स वसूला जाता था। भाग किसको कहा जाता था? भू राजस्व कर। ठीक है, रेवेन्यू टैक्स जो होता था, भू राजस्व कर, जो 1/6 था। ठीक है, सीता वाले जो भूमि थी उसका 1/2 टैक्स था। भाग वाला यानी भू राजस्व कर कितना था? तो 1/6 था। यूनानी इतिहासकार के हिसाब से कहा जाता है कि 1/4 था। सेतुबंध क्या हो गया कि यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिंचाई टैक्स जो 1/5 से 1/3 था। ठीक है, सेतुबंध क्या हो गया कि यूनानी इतिहासकार के हिसाब से कि जो सिंचाई टैक्स था 1/5 से 1/3 था। बेगार प्रथा को विष्ट या विष्टि कहा जाता था। जो बेगार प्रथा थी उसको विष्ट या विष्टि कहा जाता था। उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे और राज्य के नियंत्रण में थे। सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख उद्योग थे। इसमें कौन सा उद्योग प्रमुख था? तो सूती वस्त्र उद्योग। अर्थशास्त्र में कुम्हार का उल्लेख नहीं मिलता है। इट्स इंपॉर्टेंट कि अर्थशास्त्र में जो है कुम्हार का उल्लेख नहीं मिलता है। मुद्रा प्रणाली का इसमें आरंभ हो चुका था। सोने के सिक्के को कहते थे सुवर्ण, है ना, सुवर्ण। और चांदी का सिक्का को कहा जाता था कसारपन धरन पण। ठीक है, और यही 1000 कसारपन के थ्रू जो है चाणक्य जो है किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदे थे 1000 कसारपन देके, यानी 1000 चांदी का सिक्का दे करके। तांबे के सिक्के को कहा जाता था भासक या काकड़ी। तांबे का सिक्का हो गया भासक काकड़ी, और चांदी का सिक्का हो गया वो कसारपन धरन और पण, और सोने के सिक्के तो हो गए स्वर्ण। ठीक है, तो यह सिक्के आहत पंचमार्क सिक्के थे। ठीक है, ये जो सिक्का जितना भी आपको मिला, मतलब सुवर्ण हो गए, कसारपन हो गए, भासक हो गए, तो ये सब जो सिक्का होता था ये आहत सिक्के होते थे, पंचमार्क सिक्के होते थे। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।